हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको चैनल के माध्यम से बताया गया था कि हमारे चैनल में इंटरव्यू के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में कार्यरत स्टेनोग्राफर श्री सुशील यादव जी, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इनका इंटरव्यू लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबका डिमांड था, आज हम सुशील यादव सर जी से बेसिक क्वेश्चंस जो कि कैंडिडेट्स के मन में आ रहे हैं कि आखिर कैसा ये शॉर्ट हैंड की फील्ड है, क्या क्या इनके जॉब प्रोफाइल होते हैं, वर्क होते हैं, और आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि एक डिपार्टमेंट है जो कि ज़्यादातर वैसे तो लीस्ट प्रेफर्ड होता है, बट आखिर क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं कि जो अहम बिंदु है जो कि कैंडिडेट्स नहीं देख पा रहे हैं, या उसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स उस डिपार्टमेंट को लेकर के, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील सर जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये शॉर्ट हैंड की जर्नी, ये शॉर्ट हैंड की तैयारी आपने कैसे शुरू की, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ इस शॉर्ट हैंड की फील्ड में हमें आना, स्टेनोग्राफर बनना है, और क्या क्या चीज़ें आपने करा, कैसे कैसे तैयारी किया, उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आया हूँ। पहली बार आज ऐसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। स्टेनो की बात करें तो मैंने पहले थोड़ा सा पेपर दिए, सीजीएल वगैरह की तैयारी करता था, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने शॉर्ट हैंड ज्वाइन कर ली, ऐसे ही कि मतलब ये पक्का नहीं था कि इसमें मुझे जॉब करनी ही है। फिर उसमें मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने शॉर्ट हैंड पूरी तरीके से सीख गया। उसके बाद में मैंने पेपर दिए, मेरा पेपर क्लियर हुआ। फिर पेपर क्लियर हुआ, अपना स्किल हो गया, सिलेक्शन हो गया कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जॉब करने का अलग ही मज़ा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें प्रमोशन 10 साल बाद है, या फिर उसके बाद काफ़ी दिक्कतें, लोग बोलते हैं कि परेशानियां हैं इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसका अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप एक आर्मी के साथ में काम कर रहे हो। हमको आर्मी का कार्ड मिलता है, जिसको लेने से और जिसके साथ काम करने से पूरी फीलिंग आती है। एज अ सिविलियन होने के बावजूद हमें पूरी फीलिंग आती है कि हम आर्मी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट में अगर कोई लड़का 20-22 साल की उम्र में आ जाता है तो उसके पीपीएस बनने तक के चांस हैं काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक ठाक है। मतलब कहना चाहेंगे कि प्रमोशनल एवेन्यूज अगर कंपेयर किया जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि कम एज वाला लड़का होगा तो ठीक रहेगा, वरना अगर आप 28, 29, 30 साल में आते हैं तो आप पीएस तक की आपकी संभावना इसके ऊपर नहीं, क्योंकि थोड़ा प्रमोशन 10 साल के बाद है। 10 साल के बाद स्टेनो से पीए बनेंगे, उसके बाद पीएस बनेंगे 5 साल के बाद में। अच्छा। अगर वैकेंसी होगी तो। और इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के आखिर क्या ट्रांसफर पॉलिसीज हैं, कि क्या इनके जो पॉलिसीज चल रहे हैं ट्रांसफर को लेकर के, क्योंकि लड़कों को काफ़ी डर लगता है कि दिल्ली पोस्टिंग मिल तो जाएगी, लेकिन फिर ये ना हो कि दिल्ली छोड़ना पड़ जाएगा, और अगर छूटेगा भी तो लाइक किसी को दिल्ली पोस्टिंग मिलती है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो कितना क्या रहेगा सिनेरियो कि वो वापस दिल्ली आ सकता है, या क्या स्टेबिलिटी है इसका? सिस्टम ये है कि अभी तो ये पॉलिसी बन गई है हमारे डिपार्टमेंट में, जबकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से भी पॉलिसी पहले से लागू थी, अभी हमारे यहाँ लागू हुई है कि जब भी प्रमोशन होगा तब आपका ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र आपको बाहर भेजा जा सकता है। लेकिन ये भी पॉलिसी है कि आप एक बार पूरे टर्नओवर में, पूरी सर्विस में आप एक बार बाहर जरूर जाओगे, उसके बाद वापस आ जाओगे। उसके बाद आपको जहाँ आपने डोजियर भेजे थे, जहाँ आपने ज्वाइन किया था वहीं आप सर्विस कर पूरी सर्विस वहीं दोगे। इट मीन्स दैट कि एक बार आपको बाहर जाना ही जाना पड़ेगा, बट आप फिर से अगर दिल्ली पोस्टिंग पा जाते हो तो दिल्ली आपको मिल जाएगी। एंड लाइक दैट अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कि मान के चलो इस बार आता है किसी का आईसीजे में सिलेक्शन होता है, दिल्ली में पोस्टिंग आपकी, जैसा कि हमने देखा आरटीआई के थ्रू भी कि दिल्ली में कोई भी सीट्स नहीं है, तो लाइक दैट किसी को अगर मुंबई मिल जाता है या कुछ मिल जाता है, तो उसके कितने चांसेस है कि एट द एंड ऑफ द डे, लाइक कुछ टाइम बाद जब वो स्टेबल हो जाता है तो उसको दिल्ली पोस्टिंग के तरीके से मिल जाए? वो तो जैसे स्टेनो अगर डी के लिए ज्वाइन करते हैं, तो अगर सी के लिए होता है, जैसे उनका 10 साल उन्होंने सर्विस दी कोस्ट गार्ड को, उसके बाद उनका पीए का प्रमोशन हो रहा है, तब वो अगर वो चाहें या वो लेना चाहें कि दिल्ली हमें मिल जाए तो दिल्ली आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो उनको वापस वहीं जाना पड़ेगा लास्ट टाइम में। इट मीन्स जहाँ आपकी इनिशियल पोजीशन आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे होती है, वहीं कुछ टाइम बाद पे आपकी परमानेंट हो ही जाती है, आप वहीं पे सेटल हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ये होता है लाइक अंडमान निकोबार या ऐसे टाइप के आइलैंड्स जहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती है, तो क्या वहाँ कंडीशन है, लाइक लिविंग कंडीशन टफ है, तो क्या कुछ सैलरी स्ट्रक्चर में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है? हाँ जी, आपको बेसिक का 20% बढ़ा के दिया जाता है, और डीए में भी कुछ बढ़ोतरी होती है, उतना मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन डीए में बढ़ोतरी होती है, 20% भी बढ़ा के देते हैं आपको। जी जी, इसका मतलब कि वो हार्ड पोस्टिंग पे भी आपको एक लेवरेज मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर कोई दिल्ली रह रहा है, तो अगर अंडमान निकोबार में उसकी पोस्टिंग है तो एज कम्पेयर टू उसका
ज़्यादा बेनिफिट होता है, थोड़ा बेनिफिट रहेगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट, मतलब ये क्वेश्चन बोलता है कि आखिर स्टेनोग्राफर की प्रोफाइल है क्या, मतलब उनको क्या बेसिक वर्क्स होते हैं जो उनको करने होते हैं, मतलब क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल है जो एक स्टेनोग्राफर एक डिपार्टमेंट में रोल अदा करता है। लाइक ये भी हम जानना चाहेंगे, कई बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि हमारे सुशील सर भी क्या मतलब काम करते हैं क्या, मतलब एज ए स्टेनोग्राफर क्या क्या उनको करना होता है। आपकी ज्वाइनिंग के बाद में आपको एक अफसर के साथ में, जो कि कोस्ट गार्ड के अफसर होते हैं, कमांडेंट से लेकर डीआईजी तक आपको उनके साथ में अटैच कर दिया जाता है। आपको फाइलों पे काम करना होता है, उनकी पर्सनल चीज़ें, टिकट वगैरह बुक करना, एलटीसी का क्लेम करना, ये सारी काम आपके होते हैं। फाइलों पर भी काम होता है। तो बस ये काम होता है, मतलब काम होता है, काफ़ी काम है और काम ठीक भी है, मज़ा भी आता है करने में। वो ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल आपके ऊपर कोई सीने पे गोली रखा है कि भाई काम करना ही करना है। काम होता है, आपको समय दिया जाता है, उसके बाद में आप काम करो, मज़ा आता है, अच्छा काम होता है। एज असिस्टेंट ऑफिसर क्या आप पूरा रोल मतलब प्ले करते हो? हाँ, वो फाइलों पे ही काम होता है हम लोगों का। और क्या डिफरेंस होता है एक स्टेनो में और एक एलडीसी में जो कि रिक्रूट होता है? एलडीसी तो मेन चीज़ इसके लिए होते हैं ना कि जैसे टाइपिंग वगैरह का काम हो रहा है, दे दिया अफसर ने कि ठीक है भाई ये टाइपिंग कर दो, 10 पन्ने 12 पन्ने हैं, इनको टाइपिंग का काम होता है, टाइपिंग करते हैं। हम लोगों का क्या रहता है कि उन्होंने बोला, समझाया कि फाइलों को आप पढ़िए, आप जो नोटिंग वगैरह कर सकते हैं आप करिए, उस पर काम करिए। उसके बाद में एक ड्राफ्ट बना के हम उनको देते हैं। जैसे हमारा शॉर्ट हैंड का भी काम होता है। और दूसरी बात बताऊंगा ये कि कोस्ट गार्ड में शॉर्ट हैंड का भी तो कोई काम नहीं है। कोई जैसे इंग्लिश का अफसर है और इंग्लिश का स्टेनो है तो वो कर सकता है। हिंदी के स्टेनो बहुत ही कम एक आध होंगे जो किसी से डिक्टेशन लेते होंगे। बस ये होता है कि जैसे इंग्लिश का काम ज़्यादा होता है हमारे, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में और ये कोस्ट गार्ड में, क्योंकि हम लोग बाहर के देशों से, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह से हमारा लिंक रहता है, तो फाइलों पे सारा काम होता है। तो इसकी वजह से उनको, क्योंकि हिंदी नहीं आती है, तो इंग्लिश में ही अधिकतर काम होता है हमारे यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है क्या कि लाइक कोई एक बंदा है जो कि सेम ईयर में एज अ इंग्लिश स्टेनो ज्वाइन किया है और वही सेम बंदा है वो हिंदी स्टेनो के एज अ ज्वाइन किया है, तो क्या ऐसा तो नहीं देखने को होता है कि इंग्लिश स्टेनो वाला उसको कोई लेवरेज मिलता हो किसी काइंड का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसकी जो सैलरी वगैरह है वो सेम रहती है हिंदी स्टेनो इंग्लिश स्टेनो की, मतलब बराबर ही है, इसमें कोई वो नहीं, किसी का कोई खासा वो नहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप हमारे जितने भी जुड़े दर्शक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो अभी हमारा स्किल टेस्ट कंडक्ट होना है लाइक 15 और 16 को? जैसे कि हम आप सबको बता दें कि हमारे सुशील सर जी हिंदी स्टेनोग्राफर हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो हिंदी रिलेटेड भी आप कुछ सलाह जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को कि कैसे क्या तैयारी करें, इतना कम समय बचा हुआ है, किन मुख्य बिंदुओं पे वो ध्यान दें और कैसे? जिनको शॉर्ट हैंड आती है वही इस पेपर को देने जाए स्किल के लिए। जिनको नहीं आती है बिल्कुल भी कोशिश मत करें, वहाँ भीड़ मत बढ़ाएं। जिनको आती है, जिन्होंने 1 2 3 4 महीने सीखी है, लर्निंग चल भी रही है, तो उनको क्या है, अब जो समय अभी कितना रह गया, मेरे हिसाब से 20-25 दिन रह गए हैं जी, क्योंकि हमको भी जाना है स्किल देने। तो 20-25 दिनों में वो जितना ज़्यादा शॉर्ट हैंड को दे सकते हैं, दूसरा काम सारा छोड़ दीजिए, बस आपको शॉर्ट हैंड लिखना है, लिखना है, लिखना है। 24 घंटे में अगर आपने 6 से 7 घंटे शॉर्ट हैंड लिखने में या और उसको पढ़ने पे दे दिए, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और बेसिकली इस चीज में कि लाइक शॉर्ट हैंड तो बच्चे लिख ले रहे हैं कि लाइक शॉर्ट हैंड उन्होंने लिख के टाइप लिया, बट ट्रांसक्रिप्शन जब करते हैं लाइक वो कीपैड पे जब वो ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसमें उनको दिक्कतें आ रही है, लाइक वो अलॉटेड टाइम तक नहीं पहुंच पा रहे, जब वो टाइम अपने दिमाग में सेट करे हुए हैं उस टाइम तक वो नहीं रख पाते, तो उसके लिए कुछ वो इसलिए है कि शॉर्ट हैंड तो लिख लिया लेकिन उसको बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कम से कम आप दिन भर में 3-4 मैटर ऐसे हैं जो ट्रांसक्राइब करिए, मतलब उसको पढ़िए पूरा का पूरा, जो गलतियां हैं उनको मतलब थोड़ा सा संशोधन कीजिए, उसको सुधार कीजिए। जैसे कुछ शब्द आते हैं स्टेनो में हमारे, जैसे बेबस हो गया, विवश हो गया, दोनों शब्द एक जैसे होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे शब्दों को पकड़िए, अपनी कमांड करिए, उनकी आउटलाइंस अलग बनाइए दोनों की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस जितना समय आप शॉर्ट हैंड पे दोगे ना, उतना आपका चांस है कि हो जाएगा, और हो जाना चाहिए। जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड आती है उनको हो ही जाना चाहिए, बहुत ही जरूरी है चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन प्रमुख जो आपने ये मेन पॉइंट्स आपने बताए जिन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और बाकी ये जो अभी एसएससी का 2023 का भी जो नोटिफिकेशन आई, मतलब नोटिफिकेशन दस आ चुका है एग्जाम के बारे में, तो लोगों को भी कुछ कहना चाहेंगे कि लाइक अब उनको थ्योरी पे जो काम करना है? हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश अपनी मजबूत लाइक एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे सुशील सर 2017 का जो ईयर का एग्ज़ाम था उसमें वो
ज्वाइन किए, 2017 बैच है इनका, तो इनके उस टाइम पे जीएस में इनके 38 नंबर आए थे, करेक्ट? मैंने 43 जीके में लगाया था, लेकिन 38 कार्डमिट के नंबर आ गए थे। तो सो आप जीके को रिलेटेड कुछ आप बताना चाहेंगे, मतलब दर्शकों को बताना चाहिए, बिकॉज लड़के इंग्लिश और रीजनिंग में तो कर लेते हैं कि लाइक रीजनिंग है आप प्रैक्टिस करते जाते हो, लास्ट ईयर्स के प्रैक्टिस करके आप निकाल लेते हो। इंग्लिश का होता है कि हाँ, आपको अगर रूल्स क्लियर होते जा रहे हैं, वो कैप्स पे आप अच्छी पकड़ कर रहे हो, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश पे कवर कर लेते हो। बट बात जब आती है कि जीके में कई लोग का दिक्कत हो जाता है कि जीके में मार्क्स उतने स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलने से रह जाते हैं। कई लोग होते हैं कि सिलेक्शन से भी रह जाते हैं, कि उनके मन में रह जाता है कि यार जीके में अगर थोड़ा ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। और लड़के मेहनत तो करते हैं जीके में, बट वो नहीं समझ पाते कि आखिर कैसे क्या किन पॉइंट्स को देखा जाए। तो ये हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपने जीके के लिए प्रिपरेशन किया, और क्या आप बताना चाहेंगे कि किन मुख्य बिंदुओं को दिमाग में रख के लोग 2023 वाले के लिए प्रिपेयर? जीके का तो ऐसा है, किसी भी का ऐसा होता है कि जितना समय आप किसी भी सब्जेक्ट पे दे रहे हो वो आपके लिए बेनिफिट है, वो आपको अच्छी तरीके से ही आएगा, ठीक है। और जीके में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, वास्ट सिलेबस है, जाहिर सी बात है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से, जैसे हमारा ये क्या बोलते हैं, जितनी भी आंदोलन वगैरह उनके ईयर्स वगैरह याद कर लिए, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब मेन चीज़ें पढ़ लेंगे आप, तब आपका फिर सही हो जाएगा। और भी कई हैं, जैसे अपने ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने पकड़ लिया तो आपके 20-25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, और उनका सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है कुछ। और क्या कहना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की क्या भूमिका है एसएससी पेपर के प्रिपरेशन के लिए, कि स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्या एक अहम रोल प्ले करता है? काफ़ी ज़्यादा आता है। एक्टिव पैसिव जो होते हैं, मतलब थोड़ा सा हार्ड पेपर हो सकता है, या थोड़ा सा नॉर्मल पेपर या स्लो पेपर भी नीचे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट दे दिया, नीचे दे दिया, लेकिन सिलेबस तो वही रहता है। जो एक्टिव पैसिव में जितने पिछले आज से 7-8 साल पहले से जो एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अभी तक आ रहे हैं, उनका लेवल अप डाउन हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश के वही आ रहे हैं। जीके थोड़ी सी टफ हुई है, रीजनिंग भी थोड़ी सी टफ हुई है, थोड़ा सा लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी उनका हो सकता है। एंड जैसा कि मैंने तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड से था, मैं जैसे आप जानते हो, तो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस के बारे में पूरा बता दिया था, लाइक कैसे कंडक्ट हुआ एंड ऑल, क्या मैंने फेस किया। सो आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब आप पहली बार शॉर्ट हैंड के लिए अपेयर हुए थे, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए, तो कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या फेस किया, मतलब कैसा आपको फील हुआ था अंदर से, कैसे उस नर्वसनेस से फाइट की, एंड क्या फ्लक्चुएशन रहता है हिंदी में? लाइक मैंने तो इंग्लिश में जितना रहता है मैंने वीडियो के थ्रू दर्शकों तक पहुंचा दिया, बट हिंदी में क्या फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, कि क्या स्पीड ऊपर नीचे जाती, एंड मोर ओवर बुक रिकमेंडेशंस की क्या आप बुक रिकमेंड करना चाहोगे ग्रेड डी और ग्रेड सी वालों के लिए, कि ताकि अगर मैटर, जैसे लोग कह रहे हैं मैटर टफ पे आता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि स्टेनोग्राफी एक आर्ट है, जितना आप इस पे अच्छी पकड़ कर लोगे उतना कोई भी मैटर होगा इजी होगा। बट स्टिल कौन सी आपको किताबें सजेस्ट करना चाहोगे कि जिसपे वो अगर अच्छे से उसको घिस लेते हैं तो उनकी शॉर्ट हैंड ज़्यादा अच्छे से जाता है? देखिए, मैंने जो किया था उसमें क्या है, रामधारी सिंह की बुक आती है खंड का और खंड खा, तो ये दोनों बुकें मुझे अच्छी तरीके से कंटेस्ट थी, और मैंने ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों मैंने अपने काफ़ी अच्छे लिखे थे शॉर्ट, मतलब उसमें अच्छा मेरा गया था शॉर्ट हैंड, और उसके बाद में टाइपिंग भी पूरी सही से हुई थी। और क्या बोलते हैं, जो ग्रुप डी के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो रामधारी सिंह की यही खंड का है जी। उसका एक शब्द एक पन्ना आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि मैटर उसी से आ रहा है आज से 6-7 साल से जी। दूसरा मैटर ही नहीं कोई आ रहा है। हाँ, बीच में आपके 10-12 शब्द थोड़े से चेंज कर देते हैं वो, ठीक है, बाकी पूरा सेम मैटर वही आता है। सी के लिए क्या है, सी के लिए आप खंड खा से भी वो दे सकते हैं, खंड खा से भी दे सकते हैं। 1 और 2 दोनों ही प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए सी के लिए। और वहाँ जाते समय आप जैसे रूम के बाहर जैसे पहुंचोगे, लाइन लगेगी कि आपको अब स्किल टेस्ट देने जाना है, तो घबराना नहीं है। पहली बात, घबराना नहीं है। नर्वसनेस काफी लोगों को फील होने लगता है कि हाँ कैसा आएगा, नहीं। अगर वहाँ घबरा गए तो आपका वो जो इस समय की घबराहट आपकी शॉर्ट हैंड में सामने दिखाई पड़ जाएगी। आप क्या लिख रहे हो, आपके हाथ से आउटलाइन आप कुछ लिखोगे, बनेगा कुछ और, फिर वो प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, और सेम चीज होगी, आपकी गलतियां फिर होंगी, फिर ज्यादा काफी ज्यादा काउंट होगी। और किस हिसाब का वो फ्लक्चुएशंस रहता है, जैसे कि फ्लक्चुएशन अगर ग्रुप डी वाले बंदे यहाँ 90-95 लिख रहे हैं घर पे, तो वहाँ 80 आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहती है। मैटर बिल्कुल ही साधारण सा मैटर आता है, और कुछ भगा मतलब ज़्यादा अप डाउन भी नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने दिया था वो मैटर सही था। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं उस समय 130 पे लिखता था, ठीक है, और जब 80 का बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 70 पे तो नहीं बोल रहे हैं, इतना धीरे, मतलब मुझे को
हालांकि मैं तेज लिख रहा था, इस वजह से हो सकता है। बिकॉज कुछ कई यूट्यूब चैनल्स पे लोग हाइप कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, सो कि लाइक उनको बता देते हैं कि फ्लक्चुएशंस 80 वर्ड्स वालों को बोल देते हैं ग्रेड डी में कि 95 चला जाता है, 90 चला जाता है। लाइक मैंने भी दिया था, तो मेरे में भी फ्लक्चुएशन 85 गया था, लाइक 75 टू 85 के बीच में ही था फ्लक्चुएशन। तो इंग्लिश वाला तो मैंने क्लैरिटी करा था, हिंदी वाला का आपसे जानना था। नहीं, हिंदी वाले में मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ था, क्योंकि अगर आप तेज लिख रहे हो तो आपको धीरे लगेगा, लेकिन आप अगर 90 यहाँ से घर से लिख के जा रहे हो, 85 की स्पीड पे लिख के जा रहे हो, तो वहाँ आपको तेज पक्का लगेगा। बट वो आपको लगेगा ही कि ये मैटर कम से कम 90 के करीब में बोला जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की ना। आप जितना हाथ रगड़ोगे, जितना शॉर्ट हैंड लिखोगे, उतना ज्यादा आपका चांस है कि होने का, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समय देना पड़ेगा, समय जिसको दोगे चीजें होती हैं वो। सो ओवरऑल शॉर्ट हैंड एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हो कि ओवरऑल आपके एक्सपर्टाइज पे जितना आप लिखोगे उतना आपको आएगा, गेन कर लेते हैं उतना ही चला जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने हमारा अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया और बच्चों के मन में जो डाउट्स थे उनको क्लियर करा। थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप सबको अभी भी कोई रिलेटेड डाउट्स रहता है शॉर्ट हैंड फीड से लेकर के या कोई भी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करके भी हमारे ग्रुप डिस्कशन में आकर के कोई भी रिलेटेड एनीथिंग रिलेटेड टू द शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी डाउट किसी टाइप का भी आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, एंड रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डाउट फॉर हिंदी शॉर्ट हैंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अरिहंत सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।